हेलो दोस्तों, चलिए आज बीपीएससी के 72वीं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए विश्व का भूगोल से जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, लगभग 1995 से या 1992 से लेकर अभी तक 2026 तक 72वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर 2025 को। वो सभी क्वेश्चनों को करते हैं, क्योंकि हर साल चांस रहता है कि बीपीएससी अपने क्वेश्चन को दोहराता है। इसीलिए इस ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को पूरा विस्तार से कराया जाएगा। और आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को शेयर कर दें एवं लाइक करना न भूलें। अब बेल आइकन बजा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी स्टूडेंट 72वीं से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको लिए यह इम्पोर्टेंस है। और भी एग्ज़ाम जैसे एडीओ, टीचर आदि सभी एग्ज़ामों के लिए यह पीओआई का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 करोड़ वर्ष लगता है। बात करें दोस्तों गैलेक्टिक केंद्र के लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720,000 किमी घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। अतः निकटतम विकल्प सी सही होगा। वहीं पृथ्वी सूर्य को 365.25 डेज में पूरा परिक्रमा करती है। चंद्रमा लगभग 27 से 28 दिन में परिक्रमा कर लेता है पृथ्वी का। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमारी अंतरिक्ष में कितनी तारामंडल है? इसका आंसर बी हो जाएगा, 88 तारामंडल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि मंडल से प्राप्त होता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो इसे घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा, सी आंसर हो जाएगा। ये किसी तारे का उत्सर्जन रेडियो, ये गलत है। तारों का समूह, इसे तारों का समूह नहीं होता है। किसी तारों का विस्फोट, ये नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, घूमते न्यूट्रॉन तारा, सी आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड के पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। अब सौर मंडल से क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका, इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों है सौरमंडल के भाग, डी आंसर हो जाएगा। निहारिका नहीं, निहारिका तारा बनता है। बात करें दोस्तों, सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और खगोलीय ध्रुव आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई तो पृथ्वी या सूर्य के? एक आंसर ये सही हो जाएगा। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.9
1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, सूर्य से है। सौरमंडल के प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाए, तो ये नहीं। सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच चंद्र ग्रहण हो जाए, ये नहीं हो जाए। पृथ्वी जब सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आए, ये नहीं होगा। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, तो यह चंद्र ग्रहण हो जाता है। वहीं बात करें चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ये सही है, सी आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति सोलर इक्लिप्स कहते हैं कि स्थिति में तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल अमावस्या को होता है, वहीं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अब बात करें अगला प्रश्न पर, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन विधि से। इसका आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम का सिद्धांत है, वहीं नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। सूर्य भी हाइड्रोजन आदि गैसों का मिश्रण है, हीलियम, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा में निर्माण नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है। निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपर्निकस यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। ये सही है, पृथ्वी के चारों ओर टॉलमी ने बताया था, और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बात करें निकोलस कोपर्निकस 1473 से 1543 ईस्वी, इन्हें गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र में। टॉलमी ने पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में इस सिद्धांत दिया था, उसे खंडित करते हुए कोपर्निकस ने सूर्य को ब्रह्मांड केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है, बी आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, इसका औसत तापमान 737 केल्विन होता है। इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। मंगल पर लोहा की मात्रा अधिक पाया जाता है, जिससे इसका लाल रंग की जरूरत। शनि के चारों वलय पर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह द्रव्य अवस्था में है। शुक्र ग्रह को भोर सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है, जल से भी कम। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तभी शुक्र हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में आइए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वहीं ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। भास्कर ये भी खगोलीय, बराहमिहिर भी है ज्यामिति आदि के जानकार। बात करें आर्यभट्ट, सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय
एवं अस्त होने के कारण होता है। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। भास्कर वेदांत दर्शन का प्रवर्तक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया का सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वराहमिहिर का उल्लेखनीय कार्य बृहद संहिता और पंचशिला टीका में शामिल है। वैज्ञानिकों जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो इसका आंसर कोपरनिकस हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में कोपरनिकस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य में चला प्रकाश समय लगता तो लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड होता है, सी आंसर होगा। सूर्य से प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 5 सेकेंड का समय लगता है, अतः निकटतम उत्तर सी है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट, सी आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला 8 मिनट 20 सेकेंड, तो यहाँ सी आंसर लगभग पास में है। पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना दिन लगता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 365.25 दिन 365.25 दिन पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.2536 दिन या 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तब पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितने दूरी तय करती है, तो इसका आंसर सही कोई नहीं दिया गया है। अब पृथ्वी की विषुवत रेखा के विपरीत लगभग 40,90.28 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटा में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण की गति 40,090.28 किमी प्रति 24 घंटा है, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में उत्तर नहीं दिया गया। बात करें दोस्तों पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, ये आंसर। वही न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होता है, जो प्रत्येक वर्ष सामान्य 4 जुलाई या उसके आसपास घटित होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 152.2 मिलियन किलोमीटर होता है। विषुववृत्त व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो इसका आंसर ये हो जाए 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय रेखा व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किमी अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा ये व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, औसत देखें तो 12,742 किलोमीटर है। बात करें बृहस्पति के बारे में, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो इसका आंसर बृहस्पति हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वहीं वरुण सबसे लास्ट वाला ग्रह, शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह, सबसे ज़्यादा गर्म भी शुक्र ही रहता है। अब पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा है। शनि का घनत्व सबसे कम रहता है, पानी से भी कम रहता है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर शनि के बारे में, तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर
कितने वर्ष में लगाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 29.5 वर्ष। वहीं 84 किलोमीटर की सब लगाने का और उनका होता है। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। अब बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने? तो इसका आंसर 84 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय, जबकि अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। वह दीर्घतम होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में सबसे अधिक समय 247.94 वर्ष लगाता है। अक्षांश सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो इसमें उपयुक्त आंसर ब्राजील हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर रूस माना था। इसका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी ए माना था। प्रश्न विकल्प, ब्राजील देश का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है। बिहार लोकसभा आयोग अपनी उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए को सही माना था। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 179। एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अक्षांश पर कुल 169 रेखाएं, इसमें से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती है। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। अक्षांशीय पृथ्वी के मध्य भाग में किसी प्रकार के बिंदु का कोणीय दूरी है। अब बात करें दोस्तों देशांतर के बारे में, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान पर स्थानीय समय निर्धारण कीजिए। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहा है तो यहाँ 6 बजे शाम होगा। बी आंसर हो जाएगा। 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ता है। बात के समानांतर 4 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अतः 90 डिग्री देशांतर पर 360 मिनट या 6 घंटे का अंतर हो। इसलिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय 6 PM होगा, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे रहे होंगे। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो इसका आंसर 141 डिग्री पश्चिमी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। 141 डिग्री देशांतर रेखा कनाडा तथा अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा पर निर्धारण करती है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न, अटलांटिक दिनांक रेखा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों का अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है उसे मोड़ दिया जाता है। किस स्थान पर मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। डी आंसर हो जाएगा। प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देश से होकर गुजरता है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो
और घाना से 8 देश से होकर गुजरती है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका आंसर बी हो जाएगा। वहीं 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर माइनस हो जाता। काहिरा मिस्र की राजधानी है, की स्थिति 30 डिग्री 3 नॉर्थ 31 डिग्री 14 इंच ईस्ट है। पूर्वी काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ऐसी इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर का कुल समय 30 गुने 4 120 मिनट यानी 2 घंटे लगते हैं। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, दिन रात्रि से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है, तो 22 दिसंबर होता है, डी आंसर हो जाए। वहीं 21 जून का उत्तरी गोलार्ध में। वहीं बात करें सबसे छोटी दिन दक्षिणी गोलार्ध में, तो 21 जून हो जाए। और सबसे वहीं उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 22 दिसंबर सबसे छोटी दिन सॉरी बी आंसर हो जाए, 22 दिसंबर हो जाएगा इसका। वहीं बात करें 22 सितंबर तो मध्य से लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर का वर्ष सबसे छोटा दिन तथा वहीं 20 से 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 21 जून सबसे छोटा तथा 21 से 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। बात करें उत्तरी गोलार्ध का वर्ष सबसे छोटा दिन, तो 22 दिसंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। भूगर्भिक इतिहास के बारे में आइए दोस्तों जानते हैं। भूपटल के टुकड़े मेटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति में प्रवाहित होती है, इसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, डी आंसर हो जाए। इस सिद्धांत को बहुत से विद्वानों ने मिलकर दिया था, इसमें हेनरी ब्रूस इस सब आदि सभी का सम्मिलित सिद्धांत है। भूपटल के टुकड़े मेटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित गतिमान होते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भूपटल अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। यह टेक्टोनिक प्लेट स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती है। प्लेटों की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विस्तारित की गई थी, इसका आंसर आप ए छेरी, इसका आंसर ए वैगनर हो जाएगा। ओ सॉरी महाद्वीपीय विस्थापन करा, तो ये वैगनर हो जाएगा। इसका आंसर ए बी आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर द्वारा विकसित किया गया था। वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया से पहले 2 महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जो आज के महाद्वीप है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वहीं बात करें उत्तरी अमेरिका, इस सब यूरोप आदि देश जो है वो लॉरेशिया का पार्ट है। बात करें दोस्तों पिंजिया से टूटे हुए पृथ्वी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर 2 सी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। उत्तरी को लॉरेशिया कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। महाद्वीप अलग होते हैं, तो इसका आंसर विवर्तन की क्रिया से भी उपयुक्त आंसर है। महाद्वीप के अलग होने के कारण के रूप में प्लेट विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। पृथ्वी के ऊपरी भाग संपूर्ण क्रस्ट एवं मेंटल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों में हुआ है। यह प्लेट विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप
गतिशील होता है। इस प्रकार के यह प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों में अपनी गति के साथ हस्तांतरित करती है। पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल एवं डी आंसर हो जाएगा, निकल एवं फेरम, डी आंसर उपयुक्त है। वही सिलिका एल्युमिनियम ऊपरी, सिलिका मैग्नीशियम मिडिल वाला भाग होता है। बात कर पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। निकेल निकेल और फेरस का संक्षिप्त अक्षर है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तो भौगोलिक अपर्दन चंद्र की संकल्पना निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत की थी? तो भौगोलिक अपर्दन चक्र का इसका आंसर इसका बी हो जाएगा, डब्ल्यू एम डेविस विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। वहीं वाल्टर पेक ने डेविस के सिद्धांतों का आलोचनात्मक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए यह मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। बात करें तो कोकोस प्लेट किसके मध्य है? तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका एवं प्रशांत के बीच है। इसका आंसर आप ये हो जाएगा, कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका में प्रशांत प्लेट के मध्य पाया जाता है, जहाँ होंडुरास ये सब है उसके नीचे। जैसे कि अमेरिका का यह मिडिल वाला भाग, मानिए ये अमेरिका का मिडिल वाला भाग, यहाँ निकारागुआ आदि देश है, मेक्सिको, उसके नीचा यहाँ पर ही कोकोस का क्षेत्र पाया जाता है, जो पनामा नहर आदि है उसके ऊपर वाला। बात करें वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत विनिर्माणकारी बल, सी आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वी के अंतर्गत बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल चट्टानों की परत मुड़ जाती है, जिसे वलन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। अब बात करें दोस्तों चट्टान के बारे में, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैल के लिए ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। यह शैल क्रिस्टलीय है, यह शैल स्तरों में निक्षेपण होता है। इसका आंसर उपयुक्त सी हो जाएगा, डी गलत है, ए गलत है, ए बी भी गलत है, सी उपयुक्त आंसर हो जाएगा। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपर्दन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि भाग भी बनाती है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों का अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परत पाई जाती है, अर्थात यह परतें निक्षेपित होती है। निम्नलिखित चट्टानों में कौन सा एक कार्यांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, डोलोमाइट हो जाएगा। डोलोमाइट परतदार चट्टान है। नीस ग्रेनाइट तथा क्वार्ट्ज समृद्ध सैंडस्टोन के रूपांतर से बनता है। अब बात करें दोस्तों आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो यह पूरा जीव बहुत कम होता है, यह जल के लिए शांत होते हैं, यह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा उपयुक्त आंसर। आग्नेय चट्टानों पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बराह भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। इनमें परतें नहीं पाई जाती है तथा पुनः जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। यह क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो इसका आंसर ये होगा इग्निशियस
ये आंसर हो जाएगा। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज आप सभी जानते हैं कि अवसादी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टानों या परतदार चट्टानों में खनिज जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल से जमा होने से होता है। इसमें जीवों के अवशेष तथा वनस्पतियाँ अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। ये अवसादी चट्टानों के रूपांतर में स्लेट, संगमरमर, नीस आदि चट्टानों का निर्माण होता है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका आंसर नारकोंडम बैरल का डी आंसर हो जाएगा। भारत में केवल 2 ज्वालामुखी द्वीप माने जाते हैं, बैरल जो सक्रिय है, नारकोंडम सुस्त अवस्था में। दोनों ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में स्थित है और ज्वालामुखी उत्पत्ति के है। बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ कई बार विस्फोट दर्ज किए गए हैं। नारकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखीय मूल का है, परंतु वर्तमान में सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। माउंट एटना है तो एक ज्वालामुखी, आंसर इसका सी हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लोआ कहाँ स्थित है? तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण किलिमंजारो है, तो ये अग्निवलय ज्वालामुखी है, इसका आंसर ये हो जाएगा। वोल्केनो आग्नेयगिरी जिसे वोल्केनो भी कहते हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रशस्त ज्वालामुखी है। अकाकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत श्रृंखला है। एटना सिसिली एवं वेसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो इसका आंसर मोनोलोआ हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोआ के विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व वर्ष 1984 में विस्फोट के 38 वर्षों उपरांत हुआ। 1943 ईस्वी में बाद से मोनोलोआ में 34 बार विस्फोट हुआ। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए। वर्ष 1950 के बाद 1975, 84, 2022 में विस्फोट हुआ। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मरकरी। वही परिणाम रिएक्टर स्थल से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता गहनता मापने के लिए मरकरी पैमाना का उपयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तो निम्नलिखित किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका इसका आंसर, उपयुक्त आंसर अफ्रीका हो जाए, सी आंसर हो जाए, 54 देश है। यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। बात करें दोस्तों निम्नलिखित में किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 7 महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल। निम्न कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा अमेरिका एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, बी आंसर हो जाए। तब उत्तरी दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तब 6 नंबर पर यूरोप है, 5 में अटलांटिका है, 7 में ऑस्ट्रेलिया है। देखिए एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका सबसे दूसरे स्थान पर, उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान पर, दक्षिणी अमेरिका चौथे स्थान पर, अटलांटिका 5वें स्थान पर, यूरोप छठा स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया
7वां स्थान पर है। निम्नलिखित कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सेलिवन घाटी। आयर झील बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह प्रणाली क्षेत्र है, जिसका विस्तार लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किमी में है किलोमीटर में है। बेसिन के मध्य काटीथारा लेक आयर स्थित है। नालारबार मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है। सेलिवन पर्वत दक्षिण पूर्व एशिया, मुख्यतः म्यांमार में विस्तारित है। इसका मुख्य भाग चीन एवं थाईलैंड में थी, जबकि सेलिवन घाटी ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप से संबंधित नहीं है। बिहार लोक सेवा अपने उत्तर कुंज से डी माना था, इसीलिए हम आपको डी बताए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें एवं वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लोग कुछ योगदान दे सकें तथा उनकी सफलता के कड़ी में हम भी हिस्सेदार बन सकें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव सी आंसर हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र महाद्वीपीय सागर आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार है। वहीं 66 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तक होता है। अटलांटिक महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 14 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तो विश्व की पर्वत श्रेणी के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में तो ब्राजीलियन पर्वत हो, या इसका आंसर ये हो जाएगा, सबसे प्राचीन पैकारेमा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एंडीज नवीनतम पर्वत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थलाकृति मुख्यतः 3 भागों में बंट जाता है। पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला, मध्य में विस्तृत निम्न भूमि तथा पूर्व में गुयाना उच्च भूमि तथा ब्राजील उच्च भूमि। इन पूर्वी उच्च भूमि में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे पुराना भूप्रदेश माना जाता है। इन्हीं पूर्वी उच्च भूमि में भीतर 2 बड़े प्राचीन ढाल क्षेत्र है, गुयाना शील्ड और ब्राजील आर्मेनिया क्रेटर। गुयाना शील्ड को पृथ्वी का सबसे पुराने भूसंरचना के रूप में गिना जाता है। पैकारेमा पर्वत गुयाना शील्ड का ही भाग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत। विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमलुंगा सहित अनेक सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत का नवीन मूलाधार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की सबसे अधिकांश ऊंची चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों में स्थित है। निम्नलिखित कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा और डी आंसर हो जाएगा, अरावली। उसके बाद अल्पेशियस अमेरिका में है, अरावली भारत में है। बात करें वलित पर्वत, वे पर्वत है जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में वलन के फलस्वरूप बनते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स आदि है, जबकि प्राचीन वलित पर्वत अरावली भारत, अमेरिका एवं उराल पर्वत आदि में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी स्थलगत पर्वत श्रेणी है। यह श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे लगी हुई है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों में 7,000 किमी से
8900 किमी तक मानी जाती है। ध्यातव्य है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मिड ओशन रिज है। निम्नलिखित में किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो एंडीज पर्वत फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। इसका आंसर डी हो जाएगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है तो आल्प्स हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्य यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार इटली, मोनाको, स्लोवेनिया एवं लिस्टनिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। इसका सर्वोच्चतम बिंदु मोंट ब्लैंक है। आल्प्स पर्वत नवीन मूलाधार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। पेनाइन यूरोप, अल्पेनियस अमेरिका और अरावली ही का उदाहरण है। तो इसका आंसर पुराना वालिद पर्वत हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। पेनाइन यूरोप में है, आल्प्स अमेरिका में और अरावली भारत में है। यूरोप में पिरेनाइन पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर उपयुक्त ये हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत अर्मेनिया प्रायद्वीप का शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार विश्व की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी पर्वत कौन है? तो सबसे लंबी पर्वत कौन है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, रॉकी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा सी। विश्व की सबसे लंबी स्थलगत पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका पर महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्न में निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया, अतः उसका उत्तर सी होगा। अमेरिकन नेशनल ओशनिक एवं एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है। बात करें दोस्तों संसार का छत किसे कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, पामीर। अभी बोला है अरावली पुराना वलित पर्वत है। सतपुरा विंध्यन के बगल में है। म्यांमार अलग देश है। संसार का छत पामीर पठार कहा जाता है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तिब्बत का पठार हेतु भी संसार का छत का उपयोग किया जाता है। शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वी की मध्य भूमि एवं मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर बी उपयुक्त आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री के आसपास, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होता है। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्तरीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ही मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनाने की प्रमुख भौगोलिक स्थिति है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। महाद्वीपों को पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते शुष्क हो जाती है। पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका और नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका मरुस्थल, डेथ वैली, पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना प्रमुख है। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। महाद्वीपों के मध्य में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं का दूरस्थ स्थित है, इसे ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल भी शामिल।
गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ताकलामकान अवस्थित है। ताकलामकान चीन में अवस्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ताकलामकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में विस्तृत है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार एवं उत्तर में हिमालयन पर्वत से घिरा है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किससे होता है? तो अपघर्षण। इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल छत्र सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक सेल अपवर्तनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृतियां बनती है। विश्व की सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो अटाकामा। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गैर ध्रुवीय शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा अफ्रीका। सही है। कालाहारी अमेरिका, ये गलत है। कालाहारी अमेरिका में नहीं है, कालाहारी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में है। घास मैदान के बारे में दोस्तों आइए बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप सभी पम्पास हो जाए। पेरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कहा, बेल्स दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपीज यूरोपीय कंट्री में कहा जाता है। इसका आंसर उपयुक्त बी आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में पेरी तथा डाउन्स आदि प्रमुख है। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आप सभी जानते हैं कि हो जाएगा इसका सवाना। आंसर बी आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सवाना घास का मैदान एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान में पेरी एवं और दक्षिण अमेरिका घास के मैदान में पम्पास कहा जाता है। ब्राजील के पठार के पास मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा, कंपोज कहा जाता है। इसे पम्पास पूरा दक्षिण अमेरिका में, बेल्ट्स दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा कंपोज। ब्राजील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। पम्पास शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील के दक्षिणी भाग में, वहीं डाउन शीतोष्ण घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में तथा वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अब बात करें दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व के देश समूह की सीमाएं। मैजिनान रेखा किस देशों के बीच है? तो इसका आंसर यूएसए एवं कनाडा हो जाएगा। सॉरी, फ्रांस एवं जर्मनी हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा इसका। मैजिनान रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। मैजिनान रेखा फ्रांस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में पहले जर्मनी के संभावित हमलों को रोकने के लिए बनाई गई एक विशाल किलाबंद रेखा थी। यह मुख्यतः फ्रांस की पूर्वी सीमा पर
जर्मनी की ओर बनाई गई स्थिर रक्षा पंक्ति थी। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा आप सभी जानते हैं कि कनाडा की हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा उपयुक्त। 2,02,080 किलोमीटर। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा किससे लगती है? तो लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया। इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि ए हो जाएगा। इजराइल पश्चिमी एशिया के मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर में, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से एवं उत्तर पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगती है। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका आंसर आप लेबनान हो जाएगा। यह मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं करता है। तो लेबनान मृत सागर के भूमि सीमा नहीं करता है। मृत सागर का विस्तार, इसका आंसर ए हो जाएगा। दिए गए विकल्प में लेबनान को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलीपींस सरकार को आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र का फिलीपींस के अधिकांश क्षेत्र समाहित है। अतः मृत सागर की आधिकारिक वेबसाइट को पर मृत सागर की स्थिति इजराइल और जॉर्डन सीमा पर दिखाई गई है। अतः विकल्प ई सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि के सीमा रहित तो सबसे बड़ा देश है? तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होता, उससे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र धारा द्वारा घिरा होता है। प्रश्न अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,77,995 वर्ग किलोमीटर। तत्पश्चात फिलीपींस है, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद क्यूबा है। यूएई का रियायती राज्य है। तो यूएई का रियायती राज्य अबू धाबी, शाहजहांपुर, अबू धाबी, अजमान, फुरैन, दुबई, बहरीन या कुवैत, ये दोनों देश है, इसलिए ये नहीं होगा। अबू धाबी, दुबई, शाहजहांपुर, फुरैन, ये सही आंसर है। इसका आंसर उपयुक्त भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कुवैत, बहरीन दो देश है। इसमें भी आप देखेंगे तो रियाद सऊदी अरब में, इसीलिए बी आंसर उपयुक्त आंसर हो जाएगा। विकल्प में यूएई के रियायती राज्यों में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैत, फुजेरा, रस अल खैमा शामिल है। फुजेरा में भारत अपना अभी हाल ही में 500 जो आरक्षित पेट्रोल के लिए क्षेत्र है वहाँ पर बनाने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर हंगरी हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। हंगरी स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया एवं स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया की सीमा लाल सागर और यूक्रेन की सीमा काला सागर के एवेज सागर में मिलती है। देशों की राजधानी, निम्नलिखित में कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो शहर आप सभी जानते हैं कि सिडनी राजधानी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी। रियाद आप सभी जानते हैं सऊदी अरब की राजधानी है। भौगोलिक उपनाम, रूस को किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा।
रूस को के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रा और लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम क्या है? तो पूर्वी इसे भारत कहा जाता है, लेकिन श्रीलंका को भी कहा जाता है। कोई सरसों में डी आंसर हुआ। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भारत को दी जाने वाली संज्ञा, हालांकि कुछ स्रोतों में यह श्रीलंका को भी प्रदान किया गया है। निम्नलिखित कौन यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, खेत का मैदान। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेत का मैदान कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। सॉरी दोस्तों, खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान सामान्यतः स्विट्जरलैंड की ऊपरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और पर्यटन गतिविधियों के कारण कहा जाता है। बात करें दोस्तों जलमंडल के संबंध में, तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी में से ढका है, तो लगभग 1/2 भाग जल से ढका हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एवं लाइक करें, जिससे कि मोटिवेशन बना रहता है। और जो दोस्तों बीपीएससी के एग्ज़ाम या कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनमें यह क्वेश्चन का डिस्कशन और क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 64,000 किमी लंबा एवं 2,000 किमी से 2,400 किमी चौड़ा वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के द्रोणी के मध्य से होकर गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिक के बीच स्थित प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश कर यह कटक है, तो इसको मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त विशेषता मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर लगभग 40,390 मील या लगभग 65,000 किमी की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे बड़ा भूगर्भीय लवण 1980 रिज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ही बी हो जाएगा, हिंद महासागर में 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर? इसका आंसर जावा सुमात्रा दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से इंडोनेशिया द्वीप समूह के समांतर एवं जावा द्वीप के समानांतर है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो मिसिसिपी डेल्टा एक कंगुलकार या पंजुकार डेल्टा है। बर्ड्स फूड, इसका आंसर बी हो जाएगा। मिसिसिपी डेल्टा उत्तरी अमेरिका में है। पक्षी पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। सरगोसो सागर एक हिस्सा है, तो सरगोसो सागर आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर का इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सी आंसर हो जाएगा। सरगोसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के में सरगोसो नाम की वनस्पति बहुत पाई जाती है, जिस कारण से इसका नाम सरगोसो सागर पड़ा है। अब बात करें दोस्तों महासागरीय धारा के संबंधित, तो गल्फ स्ट्रीम है, तो एक महासागरीय धारा है। इसका आंसर बी हो जाए, यह गर्म महासागरीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है, तो यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा का अवलोकन जुआन पॉन्डिलियन ने 1513 ईस्वी में किया था। वेनेजुएला
जलधारा है। यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित होने वाली ठंडी धारा गलत है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली जलधारा ये भी गलत है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने ठंडी जलधारा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। अब बात करें दोस्तों नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बेंगुएला, अलुगाहा, ये सब हम्बोल्ट पेरू वाला तट के पास है गर्म जलधारा। वहीं क्रोएशिया जापान वाला है। नामीबिया के तट के साथ बेंगुएल ठंडी जलधारा बहती है। बेंगुएल धारा के अच्छे प्रवाह के कारण यहाँ की मौसम साल भर ठंडी सुहावना रहता है। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो अल नीनो आप सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर, बी आंसर हो जाएगा। अल नीनो एक प्राकृतिक रूप से घटित जलवायु पैटर्न है जो मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में वृद्धि से जुड़ा है। इसके कारण भारतीय मानसून वर्षा प्रवाहित होती है जिसमें सूखे जैसी स्थितियां का जन्म होता है। अतः अल नीनो और दक्षिणी गोलार्ध भारतीय उपमहाद्वीप के विरल क्षेत्र मानसून वर्षा के संबंध में लालिना विषुवतीय रेखा पूर्वी प्रशांत महासागर एवं कम तापमान को दर्शाता है जो अल नीनो के विपरीत होता है। निम्नलिखित धाराओं में कौन सा गर्म जलधाराएं नहीं है? तो गर्म जलधारा अलास्का की धारा एंटिलीज मोंदा कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। सभी गर्म जलधारा है। अलास्का गर्म जलधारा के बार देख लेते हैं दोस्तों। अलास्का, मोजाम्बिक, एंटिलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, सीमा, ये सब गर्म जलधारा। वहीं ठंडी जलधारा बात करें तो बेंगुएला, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, लेबार्डो, वहीं दक्षिण अटलांटिक, पश्चिमी अटलांटिक, ये सभी ठंडी जलधारा है। अब बात करें दोस्तों सागरीय लवणता के बारे में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है जबकि नदी लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली कारक है। वहीं बात करें अरब सागर के पानी का औसत खारापन 35 ppt होता है, बी आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35 से 36 ppt के मध्य लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाली खाड़ी में यह घटकर 30 ppt ही हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36 ppt लवणता पाई जाती है। चूंकि विकल्प में 35 ppt निकटतम विकल्प है तब विकल्प बी सही उत्तर हो। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होता है? तो मृत सागर में सबसे ज्यादा हो। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवण असाल झील जिबूती में पाई जाती है। तत्पश्चात तुर्की के वान झील और मृत सागर का स्थान क्रमशः है। अभी देखें तो असाल झील जिबूती का है, सबसे ज्यादा लवणता है, उसके बाद तुर्की का है। अब बात करें महासागरीय ऊंची तरंगें कैसी आती है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा, डी आंसर हो जाएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के परिणाम बल के फलस्वरूप महासागरों में ऊंची जल तरंगें आती है। महासागर में ऊंची जल तरंगें मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में अधिक नजदीक है। इसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य की द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा उत्पन्न जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। ध्यातव्य है कि चंद्रमा की जल उत्पाद शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होता है।
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आप सभी जानते हैं कि अमेजन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नील नदी वहीं सबसे लंबी नदी है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अप्रवाहित क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तो अटक से अपनी पहाड़ी यात्रा अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से गुजरती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, काबुल नदी हो जाएगा इसका। सिंधु नदी की अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी उससे मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट से होता है और यह तिब्बत, चीन, भारत, पाकिस्तान प्रवाहित होती हुई कराची के पास अरब सागर में मिलती है। निम्न में कौन सा नदी है? तो नदी इसमें से आप सभी जानते हैं मार्ले डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है। डार्लिंग बी आंसर, मार्ले एवं डार्लिंग बी आंसर हो जाएगा। मार्ले एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि ईरी एवं हुरन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की बृहत झील है। इसी तरह विक्टोरिया एवं साउथ अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें सुएज एवं पनामा नहरें हैं। बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र अपना जल बहाव कहलाती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, ये आंसर हो जाएगा। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाव लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी में इसकी सहायक नदी द्वारा बहाव जाने वाले क्षेत्र को जल निकासी क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों नदियों के किनारे बसे नगर की स्थिति। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस पर स्थित है? तो बाल्टिक सागर इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित सेंट पीटर्सबर्ग एक बंदरगाह शहर है। यह देश में आबादी के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग 2 शताब्दी में अधिक समय तक रूस की राजधानी थी। अब बात करें दोस्तों निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे थे? सीन नदी के अंदर पेरिस हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रसंगत शहरों में पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब एवं सावा नदियों के किनारे, लिस्बन टैगस नदी के मुहाने पर और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नगर आप सभी जानते हैं कि पेरिस से होकर बहती है, बी आंसर हो जाएगा। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है। पेरिस मिलान करना है दोस्तों, पेरिस सीन नदी हो जाएगा। वहीं बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, वाशिंगटन पोर्टमैन एवं रोजडन राइन नदी हो जाएगा। इसका आंसर आप बताइए, बी का ए हो जाएगा। पेरिस सीन नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, वाशिंगटन पोर्टमैन राइन नदी में रोस्टम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। रोस्टम नीदरलैंड में है जो राइन नदी पर है। पेरिस फ्रांस सीन नदी पर, बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी पर, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका पोर्टमैन एक नदी पर है। नदियों द्वारा निर्मित स्थल के रूप में आइए दोस्तों देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, इसका आंसर ये हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र तथा मेघना द्वारा निर्मित डेल्टा विश्व की बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश तथा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड कैनियन है तो ग्रैंड कैनियन एक खंडहर है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया एक बड़ा
अंडे धरातल है जो कैनियन गर्ज का विस्तार का रूप है। इन्हें कौन सा स्थल कथन एस्कर और डार्विन के संबंध में है? तो इसका आंसर बताना है। एस्कर क्रूड बेंडिन ब्रेजरी और रेत से की लकीर है। डार्विन ज्यादातर बोल्ड और मिट्टी से बने हैं। अंडे की टुकड़ी का तकलीती एस्कुरियम इलाके में विशेषता है, यह गलत है। बाकी सभी सही है। 1 2 4 होगा, इसका आंसर बी होगा। 3 गलत है, न तो सभी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाए। ग्लेशियर या हिम से पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबे के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं, जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होता है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में डार्विनियन ग्लेशियर मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे के टोकरी स्थलाकृति डार्विनियन इलाकों में विशेषता है। डार्विनियन इलाके क्रिया से उत्पन्न होते हैं। द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप अभी देखे प्रश्न के हिसाब से न्यू गिनी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ा द्वीप आप पूछे तो ग्रीनलैंड है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व के 3 सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड, डेनमार्क, न्यू गिनी, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी तथा बोर्निया, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनई है। ग्रीनलैंड निम्न किस देश के पास है? तो डेनमार्क इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नुक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। निम्न कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ब्रुनई हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। दिए गए विकल्प में ब्रुनई क्षेत्रफल के सर्वाधिक है। उसका मेडागास्कर, सुमात्रा एवं ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल है। फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी आप सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर में होगा, बी आंसर हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो इसका आंसर बी होगा, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू और क्यूशू का समूह है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, जो जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव, क्यूबा में सर्वाधिक द्वीप हैं। अब बात करें दोस्तों अगला प्रश्न पर, झील एवं जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर सी आंसर हो जाए, डी आंसर होगा, ओटानियो झील एवं इरी झील, डी आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात ओटानियो झील एवं इरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी इरी झील और ओटानियो झील के आपस में जोड़ता है। ताउपो झील किस दिशा में स्थित है? ताउपो झील न्यूजीलैंड में है। किस देश में स्थित है? तो ताउपो झील न्यूजीलैंड में स्थित है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, यह गलत है, यहाँ दूसरा होगा। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, यह सही है। इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, ये गलत है। इसका 3 देश युगांडा, इस कन्या इस सबसे लगता है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। 2 और 4 सही है, लेकिन 1 3 गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ गलत पूछा है तो ये हो जाएगा।
विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह झील अफ्रीका से तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील की सीमा सीधे तौर पर रवांडा से सटी नहीं है, लेकिन रवांडा इसके विशाल जल निकासी बेसिन का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर तथा औसत गहराई 40 मीटर है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के पास व्हाइट नील के रूप में बाहर निकलती है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़े मीठे पानी का झील है।